होने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज का बड़ा सवाल, राफेल पर विपक्ष का प्रहार, मंदिर पर फंसी सरकार, कैसे होगी सरकार की नैया पार। राफेल पर विपक्ष का प्रहार अपने आप में कितना प्रमुख है, आज आपने देखा लोकसभा में क्या कुछ इसके बाबत हो चुका है। इसके साथ साथ बड़ा सवाल यह भी उठता है, राफेल ऑडियो लीक पर कौन बोल रहा है सच, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरी तरीके से इनकार, कांग्रेस अपनी बात पर अभी भी अड़ी हुई है। और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण सवाल हम इसके साथ साथ उठाना चाह रहे हैं वो ये कि राम मंदिर पर संघ और सरकार में मतभेद या मनभेद, अब इस पर आखिरकार चर्चा होनी आवश्यक है, क्योंकि संघ परिवार के घटक दलों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री जी के बयान से वो पूरी तरीके से सहमत नहीं है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज राफेल की हुंकार लोकसभा में किस तरह से गूंजती रही। एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ वित्त मंत्री अरुण जेटली। कल अपने इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी थके हुए लगे थे, घबराए हुए लगे थे और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश आप पर उंगली उठा रहा है कि इस देश में कुछ लोग और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको पैसे का गणित समझ आता है, देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए मुद्दे में। सरकार के लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले पर निर्णय लिया, बट रियलिटी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि राफेल पे इंक्वायर करना हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि जेपीसी लागू नहीं होनी चाहिए। जेपीसी क्यों नहीं हो सकती, जब इसमें विषय क्या है, प्रोसेस, प्राइसिंग, ऑफसेट, एचएएल, सब पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो इस फैसले के विरुद्ध जाना, कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी इस फैसले के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट दे सकती है। ये पॉलिसी इशू नहीं है। जो पीआईएल फाइल की वो इन्वेस्टिगेशन के लिए की थी, ये पॉलिसी का विषय नहीं है। देखा आपने किस तरीके से संसद में लगातार दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और राफेल पर ही हम बहस शुरू कर रहे हैं और उसके बाद फिर राम मंदिर पर भी आएंगे, लेकिन पहले राफेल। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, गौरव वल्लभ जी हैं कांग्रेस से, राजीव रंजन जी जेडीयू से, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, नवाब मलिक साहब एनसीपी से और डॉक्टर सौरभ मालवीय संघ के जानकार, आप सबका स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, क्या प्रधानमंत्री जी घबरा रहे हैं? क्या जेपीसी की जांच आज इतना बड़ा मुद्दा बन चुकी है कि आज बीजेपी को इस बात से डर लग रहा है? आपके हाथ पैर कांप रहे हैं? बिल्कुल हाथ पैर नहीं, क्या हाथ पैर कांप रहे हैं उनके, जिनके क्रिश्चियन मिशेल के आने से जिस परिवार का नाम आ रहा है और जो जेल के द्वार पर खड़े हैं, उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। इसलिए विषय को भटकाने का उनका जो है एक योजनाबद्ध उनका प्रयास है, उस प्रयास में विफल रहेंगे। आज सारे बिंदुवार, सारे मुद्दों का जो भी मुद्दे उठाए गए उनका बिंदुवार जवाब आदरणीय अरुण जेटली जी ने दिया। और किस तरह से जो है नर्सरी के बालक की तरह जो है राहुल गांधी बिहेव करते हैं कि जो 58,000 करोड़ की टोटल डील है, जिसमें ऑफसेट डील 29,000 करोड़ की होनी की, जिसमें 100 जो है वेंडर्स है, जिसमें रिलायंस को बमुश्किल 800 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल रहा है, उस 800 करोड़ रुपए में वो कह रहे हैं कि 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। तो ये तो मुझे लगता है कि गणित का सामान्य जो नर्सरी का विद्यार्थी जिसे 1 धन 1 2 जिसने गिनना शुरू किया होगा, वो भी राहुल गांधी के इस बयान पर हंसेगा। और फिर भी कांग्रेस पार्टी है, झूठ का विश्वविद्यालय है, फ्रॉड खड़ा करना उनका अपना कारोबार है। फ्रॉड के केस में ही बेल पर है राहुल गांधी, उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी, उनके तमाम पदाधिकारी। तो झूठ कर फैलाना, झूठ बोलना, झूठे खाना, झूठे नहाना, झूठे ओढ़ना, झूठे बिछाना, ये इनका कामकाज है। तो उनका कामकाज आज एक बार फिर उन्होंने जो है लोकसभा में एक्सपोज हुए हैं। वो गौरव जी, नर्सरी के बच्चे को भी इससे अच्छी गणित आती है और यहां तक कि वित्त मंत्री ने तो और न जाने क्या क्या कहा, हम तो खैर उसे बहस में नहीं लाना चाहेंगे, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर बड़ी व्यक्तिगत टिप्पणियां हो रही हैं।
जी, मैं वित्त मंत्री की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो बेचारे साइडलाइन है, उनको पता ही नहीं कि नोटबंदी हो रही है, देश में जीएसटी कब आ रहा है। उनका काम ब्लॉग लिखना है। पर मुख्य मुद्दा क्या है, भले ही हमारे शुक्ला साहब ने मुझे, राहुल गांधी जी को, हमारी पार्टी को जितनी गालियां देनी दे दो, पर शुक्ला साहब 3 सवालों का उत्तर प्रोग्राम खत्म होने से पहले जरूर देश को दे देना। पहली बात, 126 विमानों से आप 36 विमानों पे क्यों आए? क्या देश की सुरक्षा के साथ ये समझौता नहीं है कि जब पाकिस्तान के पास 400 लड़ाकू जहाज है, हम विमानों को बढ़ाने की बजाय कम कर रहे हैं? दूसरी बार शुक्ला साहब, जब जो ठेका 526 करोड़ में कांग्रेस ने 2013 में अंतर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया को अपनाने के बाद पूरा किया, वही जहाज 1670 करोड़ में क्यों खरीदा? जबकि वो सारे जो टेक्नोलॉजी है वो वैसी के वैसी है। और तीसरी बात शुक्ला साहब, कि HAL से 14 दिन पुरानी रिलायंस की कंपनी कैसे विमान बनाने में आपको उचित लगी, जो कि 70 साल पुरानी कंपनी है, देश की प्रतिष्ठित पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उससे आपने 30,000 करोड़ का ठेका लेके, और आपने अपने दोस्त जो कि 40,000 3 सवाल रखे और यही 3 सवाल राहुल गांधी भी रख रहा है। गौरव जी, तो मैं प्रेम शुक्ला जी आज जवाब दे ही दीजिए। बाकी प्रेम शुक्ला जी आज जवाब दे ही दीजिए, 3 ही सवाल तो हैं, बाकी दे दीजिए। प्रेम जी, आप मुझे गाली बोल दो, मेरे को बोल दो, मेरे को खाना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, राहुल जी को नहीं आता, देश को 3 सवालों का जवाब नहीं। 420 की केस में आप ऑलरेडी जो है बेल पर है। 420 करना आता है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। 420 करना कांग्रेस का अपना पुश्तैनी कारोबार है, ये भारत की अदालतें बता रही हैं, उसमें अदालतों की प्रक्रिया बता रही है। 3 प्रश्न आपने पूछे, तीनों गाली दे दो मुझे, मेरी पार्टी को दे दो, मेरे नेताओं को दे दो, पर देश का 30,000 करोड़ पहला नहीं सुन लीजिए, हम गाली नहीं देते हैं। गाली देने का दुष्कर्म भी जो है वो श्रीमती सोनिया गांधी के पुत्र श्री राहुल गांधी करते हैं। मोदी जी कृपा करके मेरा उत्तर तो सुन लीजिए। हम अपशब्द नहीं बोलते हैं, अपशब्द बोलना, फ्रॉड करना, जो ठगना, झूठ बोलना, ये सारा आपका संस्कार है, हमारा नहीं है। अच्छा चलिए, आइए प्रेम शुक्ला जी जवाब। पहले सवाल का पहला जवाब, आइए सिलसिलेवार तरीके से पहला सवाल, उसका पहला जवाब। पहला नहीं, इन्होंने पहला प्रश्न किया कि भैया 126 जहाजों से जो है 36 पे कैसे आ गए जी? तो कृपा करके आप बताइए कि 126 जहाज, 108 जहाज आप वहां से विमान वहां से ले आने वाले थे, 108 आप यहां मैन्युफैक्चर करने वाले थे। 2008 से लेकर 2014 तक उस डील को आप क्यों नहीं कंप्लीट कर पाए? क्या बाधाएं थी? कृपा करके पूरे देश को आप एक बार आप तो स्वतंत्र पत्रकार। दूसरा आपने एक बात कही, इन्होंने जवाब नहीं सुन लीजिए बात, नहीं दिया अब बीच में बोल, सुन लीजिए मेरी बात, अब उत्तर नहीं सुन रहे हैं। ये बुलवा दो, राहुल गांधी जी ये है वो बुलवा दो। अच्छा गौरव जी, राहुल जी की जगह राम जी का नाम लेते ना। अच्छा गौरव जी आइए, गौरव जी हमें बहस को आगे बढ़ानी है। गौरव जी मैं सादर निवेदन कर रहा हूं, मैं बहस को आगे बढ़ानी है। आइए पहले सवाल का जवाब दे रहे हैं जी, सुनिए तो सही। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी लेकिन मुद्दे पर रहिए ना, आप बहुत इतिहास बता रहे, इतिहास मत बताइए, सीधे मुद्दे पर आइए। और आदरणीय मैं मुद्दे पर ही हूं जी, मैं मुद्दे पर ही हूं, मैं बिल्कुल नहीं भटका हूं जी। आदरणीय अरुण जेटली जी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पृष्ठ क्रमांक 15 को उद्धृत करते हुए स्पष्टता से बताया कि किस तरह से इन्होंने जो है कॉम्प्लेक्सिटीज होने के नाते आप जो है वो ऑर्डर नहीं दे पाए थे। एक HAL को क्यों नहीं ऑर्डर गया, इसका भी उत्तर उन्होंने दिया कि भाई आप 2.7 टाइम ज्यादा आप जो है मैन्युफैक्चरिंग टाइम ले रहे थे, जिसके कारण कॉस्ट भी बढ़ता और हमारी कॉम्बैटिंग फोर्स जो है जिसको शीघ्रता से जो है राष्ट्र के हित में ये भी। प्रेम शुक्ला जी पहला सवाल बड़ा सीधा सा था, 126 के बजाय 36 खरीदने का फैसला क्यों लिया गया? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा 36 विमानों से पूरी हो सकती है? नहीं, उत्तर नहीं दिया आपने, सीधे सीधा बताइए ना। कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, मैं बीजेपी की सरकार की नहीं देखिए जी, अरे मैं तो वही जी फिर से जी मैं फिर उसी उत्तर को आपको दे रहा हूं ना जी। 126 जहाजों का ऑर्डर आपको 2001 में हमारे यहां डिमांड थी, 2004 में ये होगा कि राफेल से सौदा करना चाहिए और उस पर प्रक्रिया 2008 में आप पूरी कर लिए, 2008 से लेकर 2014 तक इन्होंने ऑर्डर दिया। हम 36 तो रेडी टू फ्लाई जहाज दे रहे हैं और बाकी उसके बाद शेष जो जहाज है भारत में बनेगी, रेडी टू फ्लाई जहाज ये सिर्फ 18 ले रहे थे, हम 26 ले रहे हैं। और 108 जहाजें जो कह रहे हैं कि 126 ले आते, 108 जहाजें 2.7 गुना अधिक समय इनको लगने वाला था। ये सुप्रीम कोर्ट तो 108 जहाज के बारे में अभी कोई बात नहीं है ना नई डील में, स्पष्टता दिखाई दे रहा है। तो इसका
108 जहाज के बारे में नई डील में कोई चर्चा नहीं है ना प्रिंस? नई जहाजों का हम टेंडर फ्लोट करेंगे, कहा गया आज फ्लोट। अच्छा, यानी कि आप नया टेंडर फ्लोट करेंगे। चलिए, जहाजों की चर्चा है, 100 जहाज। गौरव जी, यानी कि ये तय हो गया कि नया टेंडर फ्लोट होगा। चलिए, जूही सिंह जी, जूही जी, आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? मैं आ रहा हूं गौरव जी, प्लीज हमारे और पैनलिस्ट भी है, मैं आग्रह करता हूं हमें औरों को भी मौका देने दीजिए। जूही जी, क्या सरकार के इस जवाब से आप संतुष्ट हैं? राफेल विमान की खरीद की प्रक्रिया पर आपको कहीं कोई संदेह नहीं है? सब कुछ बिल्कुल ठीक है, चाक चौबंद है? अजय जी, देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल हो रही है, ये तथ्य है। और ये भी तथ्य है कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सीएजी इस मामले को देख चुकी है और स्टैंडिंग कमेटी में जा चुका है, जो बाद में निकला कि झूठ है। आज एक टेप भी आया जिसको सर्कुलेट किया गया। अब इस टेप को प्रमाणित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानते हैं, लेकिन ये तो तुरंत जांच होनी चाहिए ना। अगर ऐसा टेप आया है तो ये सही है नहीं है। प्रधानमंत्री कल खुद कह रहे हैं कि मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, मेरी सरकार के ऊपर आरोप है। वित्त मंत्री का तो एक अजब ही तर्क है कि जेपीसी इसलिए नहीं सेट होनी चाहिए क्योंकि जेपीसी कोई फाइंडिंग्स नहीं देती है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती, वो लोगों को छोड़ देती है। तो फिर आप संसद को ही भंग कर दे, संसद की क्या जरूरत है जब आपकी जनप्रतिनिधियों पर ही आपको भरोसा नहीं है। और जहां तक गणित की बात है तो मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर होने के लिए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नॉलेज होना जरूरी है। अजीबोगरीब एक मुद्दा है। जी अजय जी। राजीव रंजन जी, सहयोगी हैं आप बीजेपी के। राफेल डील पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है, सरकार के तथ्य और दलील आपके सामने है, आप इस दलील से बिल्कुल समर्थित हैं? आपको लगता है कि जेपीसी की कोई आवश्यकता नहीं है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जेपीसी के बारे में जो वित्त मंत्री जी ने कहा वो अपने आप में काफी दीगर है। अभी तक जो जेपीसी बिठाई गई सब ऐसा लगता है कि वक्त भर की बर्बादी है और पैसे की बर्बादी है। कम से कम वित्त मंत्री जी तो यही कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जी अब जेपीसी की मांग का कोई औचित्य नहीं बचा है। कांग्रेस को यह बताना चाहिए जी कि उनकी हुकूमतें लगातार देश में रही हैं और 1988 में आखिरी बार इंडियन एयरफोर्स के पास सुखोई आया है। सुखोई के बाद पिछले 30-31 वर्षों में भारतीय वायुसेना के पास कोई भी जनरेशन 4, जनरेशन 5 का कोई विमान नहीं शामिल हो पाया। और इस कालखंड में भी कांग्रेस की कई सरकारें रही हैं और कांग्रेस को 2014 के पहले अगर वो 526 करोड़ रुपए में सौदे को तय कर चुके थे तो वो सौदा को अमली जामा पहनाने के लिए उनके पास वक्त था। साथ ही साथ चाहे वो 126 लाना चाहते थे तो उस समय किसने उनको रोका था? 126 लेकर के आए होते। लेकिन देश की सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई गद्दारी है, बेईमानी है, उतने कड़े शब्दों के बजाय मैं इतना जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं उदासीनता जरूर है और कांग्रेस इस जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकती। राजीव रंजन जी, मैं एक छोटा आपको याद दिला दूं, बीच में 6.5 साल वाजपेयी सरकार भी रही थी, उसका जिक्र आप लोग क्यों नहीं करते हैं? उसमें तो नीतीश कुमार जी रेल मंत्री भी थे, मंत्रिमंडल में थे, उसका जिक्र क्यों नहीं करते? उस समय क्यों नहीं विमान खरीद पे कोई बात हुई? मैंने ये कहा जी, 10 साल ही तो कांग्रेस की सरकार रही, 2004 से 2014 तक। जी देखिए, राफेल को लेकर के एक लॉजिकल कंक्लूजन पर आने का दावा कांग्रेस करती है जी। इसलिए मैंने ये सवाल कहा कि 2013 में ये इस सौदे पर अंतिम मुहर लग सकती थी जी। और वजह क्या थी? या तो ऑफसेट पार्टनर को लेकर के जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में जो मैन्युफैक्चरर है उसको इस बात की अनुमति है कि वो अपना ऑफसेट पार्टनर तय करे। तो क्या संजय भंडारी या इस तरह के लोगों के किसी इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर पाने के कारण ये फैसला अमली जामा नहीं पहन पाया? ये मलिक साहब, बड़ा कारण इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, एक छोटा जवाब गौरव जी से लेना पड़ेगा। गौरव जी, सीधे तौर पर अभी राजीव रंजन जी कांग्रेस पार्टी पर एक तरह से घूसखोरी का आरोप लगा रहे हैं, एक छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं नवाब मलिक साहब के पास जा रहा हूं। जी मैं राजीव जी को बड़ा सम्मान करता हूं, उनको पूरी प्रक्रिया बता देता हूं, शायद उनको पता नहीं है। 2005 में सर्वप्रथम इंडियन एयरफोर्स ने 126 एयरक्राफ्ट, परेशानी क्या है गौरव वल्लभ जी, आप और 2005 से तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ऐसे नहीं है कि तरकारी सब्जी
तरकारी या आलू प्याज नहीं खरीदने होते। आप थोड़ा सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई। आप ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा आपको सीट नहीं देगी ज्ञान नहीं है रंजन जी, आप ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा सीट नहीं काम आता रहा। आप बोले कितना भी चिल्लाएंगे सीटें उतनी मिलेगी। आप थोड़ा सुन लीजिए, आप थोड़ा सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। 2005 से 10 राजीव कौन सा जहाज खरीदना चाहिए? राजीव जी जरा गौरव जी को एक छोटा जवाब दे देना। हमने राजीव जी आग्रह है गौरव जी को जरा, गौरव जी निकाला। गौरव जी हम सब प्रक्रिया जानते हैं। उन्होंने सीधा कहा कि भाई आप ऑफसेट पार्टनर तय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि किसी बिचौलिए को शायद आप खुश नहीं करना चाह रहे थे और शायद यही वजह थी कि आपने टेंडर नहीं दिया। क्या आप बिचौलियों के साथ काम करते हैं, हाँ या ना? आप ये बताइए अजय जी, इस बात का क्या तर्क है कि हम वो चाहते थे, ये चाहते थे? अरे हम तो 126 विमान चाहते थे क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ हमें समझौता भले उसके लिए 10 साल इंतजार करना पड़ जाए, तो फैसला ही नहीं ले पा रहे थे। विमान आए आपकी तरह 1670 करोड़ का नहीं। हम चाहते थे HAL को ठेका मिले, आपकी मित्र कंपनी, मित्र की कंपनी रिलायंस को। मैं जानता हूं कि अभी प्रेम शुक्ला जी कई सवाल लेकर आपके सामने खड़े होंगे, लेकिन मैं नवाब मलिक साहब के पास आऊं। नवाब मलिक साहब, दुख होता है कि चौकीदार चोर है। नहीं प्लीज 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 देखिए, हम ये सब रैलियों में भाषा अच्छी लगती है, टेलीविजन डिबेट पर हम सब ना करें तो अच्छा रहेगा। मैं आग्रह करता हूं, फिर मैं इनको कह इनका पूरा खानदान चोर है। राहुल गांधी चोर, सोनिया मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आप लोगों से, आप सबसे प्लीज 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 जेपीसी बैठाते नहीं है। देखिए देखिए, ये भाषा रैलियों में ठीक है, आप अपने लोगों को डालिए, पर ये भाषा रैली में ठीक है, टेलीविजन डिबेट पर इस तरह की भाषा अशोभनीय मानी जाती है। मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं कृपा करके ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। नवाब मलिक जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज आइए। नवाब मलिक जी, सहयोगी आप भी रहे 10 साल तक यूपीए में, और आप भी जानते हैं कि राफेल भारतीय वायुसेना की बहुत ही जरूरतमंद विमान थी जिस पर 10 साल तक फैसला ही ना हो पाया। क्या आपको नहीं लगता है कि आज कांग्रेस अगर पलटकर इस पर तमाम आरोप लगा रही है तो अपने आप में बहुत ठीक नहीं है? भाई आप 10 साल में फैसला नहीं कर पाते, किसी ने 2 साल में तो किया। नहीं देखिए, ऐसा है कि कुल मिला के जो प्रक्रिया है वो चलती रही जी। अंतिम निर्णय का जब समय था, आपने वो पूरी डील पलट के नई डील कर दी, जिसको लेके जेपीसी की मांग विपक्ष उठा रहा है। सिर्फ विपक्ष नहीं उठा रहा, राजीव रंजन जी यहाँ बैठे हैं, एनडीए के सहयोगी हैं, जो इनके एलजीपी के साथी चिराग पासवान ने कहा कि जेपीसी बिठाने में क्या हर्ज है जी। उन्होंने भी इसको समर्थन किया। आज शिवसेना के 18 एमपी हैं जी। अरविंद सावंत जी अपने भाषण में बोल रहे थे कि ये लुच्ची सरकार है। अगर वो कह रहे हैं कि जेपीसी बैठाना चाहिए, अगर विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी एनडीए के लोगों की भी मंशा है तो जेपीसी का गठन होना चाहिए। पहले दिन से आज तक की जो भी परिस्थितियां हैं उसमें यूपीए ने कुछ गड़बड़ किया है उसकी भी जांच हो जाए, एनडीए के कार्यकाल में कुछ गड़बड़ हुई है उसकी भी जांच हो जाए जी। आज तक की सारी जांच हो। सबसे ज्यादा अधिक सदस्य तो एनडीए के रहेंगे ना। जब एनडीए के घटक पक्ष, चाहे वो एलजेपी के सदस्य हो जी, चाहे शिवसेना के सदस्य हो, वो भी अगर जेपीसी के समर्थन में या जेपीसी गठन की मांग कर रहे हैं तो हमें लगता है कि सरकार को करना चाहिए। अगर फिर भी भागते हैं तो निश्चित रूप से सवाल जो जनता के मन में है उसका जवाब नहीं आ पाएगा। अब एक बड़ी खबर यहां आ रही है कि शिवसेना ने आधिकारिक तौर पर जेपीसी मांग को अपना समर्थन दिया है, और यह बड़ी खबर अभी हम आपके सामने रख रहे हैं कि राफेल डील पर जेपीसी का गठन होना चाहिए। शिवसेना ने यह आधिकारिक मांग सामने रखी है। प्रेम शुक्ला जी, अब आपके दो सहयोगी मांग कर रहे हैं कि जेपीसी में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में भी क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जेपीसी की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल नहीं। और आदरणीय अरुण जेटली जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों भी इश्यूज, आपकी प्रोक्योरमेंट की जो प्रोसीजर है, प्राइसिंग है और ऑफसेट, तीनों के संदर्भ में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है।
तो आदरणीय अरुण जेटली जी ने संसद में कहा कि उस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कौन सी जेपीसी जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन करें, और इन्वेस्टिगेशन करने की जो एक्सपर्टीज है, विशेषज्ञता है, वो किसी भी जेपीसी के पास। और बी शंकरानंद ने किस तरह से बोफोर्स के मामले में क्लीन चिट दे दी थी, और कालांतर में सीबीआई ने जिन लोगों ने उसके लाभार्थी थे उस रिश्वत कांड के, क्वात्रोकी के अकाउंट तक को खोद के निकाला और क्वात्रोकी के अकाउंट को फ्रीज किया गया। कालांतर में क्वात्रोकी की मोबोली बहन यूपीए के नेतृत्व में, श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में जब सरकार आई तो उसने डिफ्रीज किया अकाउंट को, और किस तरह से हंसराज भारद्वाज ने उस अकाउंट को डिफ्रीज किया पूरा देश जानता है। प्रेम शुक्ला जी, मैं अगर थोड़ा सा याद करूं तो जेपीसी की मांग भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो लगातार करती रहती थी। हर मुद्दे पर जेपीसी की बात की गई। याद कीजिए 2G घोटाला, जेपीसी की मांग की गई और उसकी वजह से 2 संसद के सत्र को नहीं चलने दिया गया। आज आप जेपीसी को कहते हैं कि वो बिल्कुल बेकार है, क्या मतलब है इसका? नहीं, आपकी नहीं, लेकिन सुप्रीम नहीं, कृपा करके मुझे अजय कुमार जी बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले के इन्वेस्टिगेशन से इंकार कर दिया आवश्यकता से, उसके बाद जेपीसी की मांग कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका नहीं, देखिए प्रेम शुक्ला जी, हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सही तरीके से देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि जांच कराए। जांच कराने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये काम सरकार का है, ये काम पार्लियामेंट का है। को लेकर नहीं, हालांकि नहीं, इस बात को भी देखिए जी। नहीं, अजय कुमार जी कृपया इस बात को भी देखिए कि उसने कहा कि भारत का, लेकिन प्राइसिंग के संदर्भ में सील पैनल अप में सारी चीजें मंगाई, एयरफोर्स के अधिकारियों से प्रक्रिया जानने के लिए उनको कोर्ट में विशेष तौर पर बुलाया जी, और इसके बाद बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट से आपको क्लीन चिट मिली है, ये अपने आप में सही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले से अपने आप को अलग कर दिया। जूही जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? जूही जी, नहीं, लेकिन उसने प्राइसिंग पे किसी प्रकार का डाउट नहीं क्रिएट किया जी। कोई डाउट उसके मन में होता तो अजय जी, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो प्राइसिंग पर न टिप्पणी करना चाहती है, न उसके विद इन पावर्स है कि वो प्राइसिंग पर इंक्वायर करे। तो बार बार प्राइसिंग और प्रोसीजर को भारतीय जनता पार्टी एक साथ क्लब न करे। मैं तो एक सिंपल सी बात कर रही हूँ कि अगर इनको जेपीसी इतनी ही लगती है कि बेकार है, उसका कोई कंक्लूजन नहीं आता, तो संसद ही भंग कर दे, फिर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की आवश्यकता क्या है? अरुण जेटली जी यही तो कह रहे हैं। और दूसरी बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हद में हम सबको भेज दें, आप नर्सरी में आप बिल्कुल पढ़ा दें, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार तो जनप्रतिनिधियों को। आप अपने सहयोगी दलों को क्या जवाब देंगे? राजीव जी, क्या उनकी भी जेपीसी की मांग गलत है? बाकी मुद्दे को इधर उधर मत भटकाइए। आपने सीएजी की बात सुप्रीम कोर्ट में क्या रखी थी? आपने रखा था कि सीएजी इस मसले को देख चुकी है और स्टैंडिंग कमेटी के पास उसकी रिपोर्ट जा चुकी है, जो कि गलत तथ्य है। तो इतना तो कम से कम एडमिट कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया वो कुछ आपके गुमराह करने। राजीव जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। राजीव जी, एक छोटी, इस तरह का पत्राचार अजय जी, स्तर की ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं, इसमें चोर और व्यक्तिगत टिप्पणी करना किसी की कैरेक्टर को शोभा देता है। ना तो मैं इस पर आर्ग्यू करना चाहती हूँ, ना ये स्तर बहस का आपकी है। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से, गौरव वल्लभ जी कांग्रेस से, राजीव रंजन जी जेडीयू से, जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी से, नवाब मलिक साहब एनसीपी से, डॉक्टर सौरभ मालवीय संघ के जानकार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर। गौरव जी, ब्रेक से पहले राफेल के मुद्दे पर आप अपनी बात रख रहे थे। हम एक राउंड राफेल पे बात कर लें, उसके बाद मंदिर पर आते हैं। आप बताइए, राफेल पर आखिरकार कांग्रेस का क्या रुख है? क्या आप वाकई में मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, या दरअसल ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? अजय जी, मैंने 3 सवाल पूछे थे, हमारे भाजपा के मित्र जवाब नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, अब आगे की बात बताता हूँ। जेपीसी पे चर्चा चल रही थी जी। जेपीसी, अरुण जेटली जी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो कानून के जानकार है और बहुत ही सीनियर एडवोकेट है। कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट 1 एंट्री 1 शेड्यूल 7 में ये साफ लिखा हुआ है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिर्फ पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के अंतर्गत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट प्राइसिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं मंगा सकता, क्योंकि उनका जो लॉ और जस्टिस के हिसाब से वो पब्लिक डोमेन में रहती है जानकारी, जबकि जेपीसी कोई भी इस तरह की जानकारी मंगा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जानकारी नहीं मंगाई जो जेपीसी प्राइसिंग पे मंगा सकता है। दूसरी बात, फिर झूठ बोला कि सीएजी की रिपोर्ट
पीएससी को दे दी गई। जब खड़गे साहब ने कहा ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई तो बोले हमारे से ग्रामर में गलती हो गई। ग्रामर की गलती नहीं थी भाई, ये आपकी नीयत की गलती थी। और तीसरी बात, आज एक हेल्थ मिनिस्टर गोवा के, उनका एक टेप वायरल हो रहा है, ऑडियो टेप। उसमें वो कह रहे हैं कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट की फाइलें एक्स डिफेंस मिनिस्टर के बेडरूम में पड़ी है। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है? देश की सुरक्षा आप अपने बेडरूम में फाइलें लेके बैठे हो, वो वहां पे खुलेआम बोल रहा है। और ये बात से एविडेंट ये होती है कि 2015 में जब इस डेसोल से डील हो रही थी, उस दिन मनोहर पारीकर जी मच्छी खरीद रहे थे, उनको पता ही नहीं। ये क्या मजाक कर रहे हो भाई? देश की सुरक्षा के साथ मजाक मत करो। की सुरक्षा के साथ मजाक को 30,000 करोड़ का ठेका दिलाने के लिए अब जवाब सारे नियमों को छोड़ दिया आपने। गौरव जी जवाब दे दीजिए। गौरव जी देश की सुरक्षा के साथ क्रूर मजाक करने की आदत कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली को है। ऑगस्टा वेस्टलैंड में वो सबके सामने आया, बोफोर्स में वो सबके सामने आया। इस मामले में बहुत स्पष्ट तौर पर हम पूछ रहे हैं कि भाई कोई भी गणित, आप तो अजय कुमार जी आपको भी गणित समझ में आता होगा, 58,000 करोड़ रुपए की डील, 29,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट, 1,000 करोड़ रुपए का बमुश्किल जो ऑर्डर अनिल अंबानी कंपनी को, 30,000 करोड़ रुपए उनकी जेब में कैसे चले गए कोई बता दे। राहुल गांधी स्पष्ट कर दें, गौरव वल्लभ स्पष्ट कर दें। आपके समझ में कोई गणित आती है तो कोई गणित इनके ध्यान में नहीं है। दूसरा मुद्दा ये कह रहे हैं कि भाई ये कह रहे हैं कि सीएजी को, उसमें बहुत सरकार ने स्पष्ट कहा कि वो प्रोसीजर क्या होती, ये बताया गया था सुप्रीम कोर्ट को कि सीएजी को दी जाती, सीएजी पीएससी को देती है। ये प्रोसीजर है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि सीएजी को दे दी गई और सीएजी ने पीएससी को सौंप दिया है। इसलिए सरकार ने इस बारे में कहा। सर्वोच्च न्यायालय जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामला आएगा और आदरणीय रंजन गोगोई जी उस पर निर्णय ले लेंगे, उसके पहले सरकार को जबरदस्ती, आप एक से बढ़कर एक झूठ बोलते। तीसरी चीज, एक तरफ इनकी तरफ रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि उनके बेडरूम में सारी फाइलें हैं, दूसरी तरफ संसद में खड़े होकर राहुल गांधी कहते हैं कि उनको तो कुछ पता ही नहीं था मनोहर पर्रिकर को। जब मनोहर पर्रिकर मच्छी खरीद रहे थे उनको कुछ पता ही नहीं था, तो फाइलें उनके बेडरूम में कैसे चली आई? तो दोनों किस तरह से झूठ बोल रहे हैं बहुत साफ। नवाब मलिक साहब एक छोटा जवाब दीजिए इसका। ऑडियो टेप, इस तरह की चीजें, फ्रॉड खड़ी कर, सेंट किट्स का मामला आपको याद ही होगा कि किस तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह जवाब देना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं गौरव जी मैं आ रहा हूं, लेकिन नवाब मलिक साहब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी फ्रॉड थे, राहुल गांधी फ्रॉड है। प्लीज मैं फिर से कहूंगा आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जी नवाब मलिक साहब। अजय जी अरे फ्रॉड भाई केस उनके ऊपर, मैं आप शब्द नहीं कह रहा हूं। वो 420 के मामले में आईपीसी सेक्शन 420 के मामले में जमानत पर है। गाली गलौज ये कि ऐसे आप बोलते जाइए गाली, पर मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए कि गाली गलौज नहीं कर रहे हैं। मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूँ हमें बहस को आगे लेकर चलना है। आइए नवाब मलिक साहब प्लीज कि डिफेंस श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, आप क्या आईपीसी की सेक्शन 420 वरिष्ठ वक्ता है, नहीं है, दोनों वरिष्ठ वक्ता है। प्रेम शुक्ला जी और गौरव जी, आप दोनों वरिष्ठ वक्ता हैं। मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं कि इस बहस को आगे बढ़ने दें। मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं प्लीज, कृपा करके आप दोनों से आग्रह कर रहा हूं कि कृपा करके इस बहस को आगे बढ़ने दें। कृपा करके इस बहस को आगे बढ़ने दें। मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं, आप दोनों वरिष्ठ वक्ता हैं, मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूं, आइए बहस को आगे बढ़ाते हैं। जी नवाब मलिक साहब। नहीं, प्रेम जी जो कह रहे थे ऑगस्टा वेस्टलैंड को लेकर और बोफर्स को लेकर, जब आरोप लगे, जेपीसी का गठन हुआ और तत्कालीन सरकारों ने सीबीआई की जांच के आदेश दिए, ये इतिहास है। अगर उसी तरह के आरोप लग रहे हैं तो आप में हिम्मत क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं जेपीसी का गठन करते? आप क्यों नहीं सीबीआई के हवाले करते? जब आप पूरी तरह से घोटाले को दबाने का काम कर रहे हैं और पुराने जब हवाले दे रहे हैं, तो उन सारी चीजों में उस वक्त की सरकारों ने कुछ हिम्मत जुटाकर
चीजों का गठन किया, जांच के हवाले किया, आप करते नहीं है। तो यही तो सबसे बड़ा फर्क है ना। जब आरोप लगा तो उस समय जेपीसी का गठन हुआ, सीबीआई के हवाले किया गया, और नहीं, वो तो 4 महीने के बाद सरकार बदलेगी, सारे एविडेंस आएंगे, सारे मुकदमे दर्ज होंगे। आप बोलते हो कि मछली खरीदने गए, हम लोग बोल रहे थे, हाँ उस समय वो मछली खरीद रहे थे, लेकिन जब बाद में फाइल उनके पास गई, उन्होंने जेरॉक्स करके गोवा में अपने बेडरूम में रख लिया है और नाक में नली लगा के सरकार चला रहे हैं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने की हैसियत में नहीं, उसी मेलिंग के तहत दो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस देश की वो सारी फाइलें लेकर तो नाक में नली लगा के सरकार चलाई जा रही है। आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि उनको हटा दें। पार्टी करती क्यों हटा नहीं पा रहे आप? छगन भुजबल की जो पूरी तरह से बीमार है, नाक में नली लगाकर वो गोवा में सरकार चला रहे हैं, बेड पे पड़े हुए हैं, आप हटा नहीं पा रहे। इसका मतलब है कि उनके बेडरूम में फाइलें हैं। आइए फोड़ करने की धमकी दे रहे हैं। एक और बड़ा मुद्दा जो आज देश के सामने है, आइए एक और बड़ा मुद्दा, एक तो राफेल का बड़ा मुद्दा सामने है और दूसरा बड़ा मुद्दा जो राम मंदिर का है, जिस पर लेकर प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से सरकार की नीति को सामने रखा है। अपने आप में वह स्पष्ट करता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक किसी भी तरह के और रास्ते के बारे में सरकार की तरफ से कोई विचार नहीं हो सकता। लेकिन अब संघ परिवार की तरफ से जो वाणी निकल कर आ रही है वो सरकार से टकराव की है। आइए आपको दिखाते हैं कि हिंदू समाज अनंत काल तक न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अभी तो जहाँ तक ये बात स्पष्ट है कि आगे मोदी नहीं आएंगे, राम मंदिर नहीं बनेगा तो मोदी नहीं रहेंगे, तो मतलब यह है कि अभी लोकसभा के चुनाव को समय है, 4 महीने समय, 3-4 महीने का, उसके अंदर ये मामला निपट जाएगा, ऐसी मेरी भावना है। न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार। अब सवाल ये उठता है डॉक्टर सौरभ मालवीय कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। संघ परिवार की तरफ से बात स्पष्ट है, राम मंदिर को लेकर 4 महीने का वक्त बचा है, लेकिन मोदी जी तो दूसरी भाषा बोल रहे हैं, यानी कि मतभेद और मनभेद है। अजय जी, प्रधानमंत्री का यह बयान इस बात से पूरी तरह से बीजेपी का पक्ष साफ होता दिख रहा है जी, उसमें कोई संशय नहीं है। पालमपुर के अधिवेशन में 1989 में बीजेपी ने मंदिर मुद्दे को, प्रधानमंत्री जी का जो बयान है वही बीजेपी का स्टैंड है और प्रेम शुक्ला जी ने न्यूज नेशन पर यह स्टैंड 100 दफा दोहराया है, इसलिए मुझे उस पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत संघ परिवार की सोच पर है। 4 महीने का वक्त है, 4 महीने में मंदिर बनवाइए, अन्यथा मोदी नहीं। ये तो हम नहीं कह रहे, संघ परिवार की तरफ से मनमोहन वैद्य जी का ही बयान है। बिल्कुल आपकी बात, जरा सा दूसरे ढंग से इसको देखा जाए कि मंदिर बीजेपी के लिए मुद्दा नहीं है, मंदिर सरकार के लिए मुद्दा नहीं है, मंदिर भारत में रहने वाले प्रत्येक हिंदू समाज का विषय है। यह जन अपेक्षाओं का मुद्दा है, यह जन आस्था का मुद्दा है। इसलिए मंदिर का निर्माण नियत समय पर यथाशीघ्र होना ही चाहिए। नियत समय क्या है? नियत समय मई 2019 से पहले है या उसके बाद है? अजय जी, इसको चुनाव के नाते देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेडलाइन तो संघ परिवार ही दे रहा है ना सौरभ जी। संघ का स्पष्ट मत है, समाज का स्पष्ट मत है कि मंदिर सरकार को नहीं बनाना है, मंदिर समाज को बनाना है। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है और इसी बात को संघ भी कह रहा है और इसी बात को लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखने वाले, संविधान में यकीन रखने वाले सरकार के रहनुमा भी कह रहे हैं। मुझे कोई कतई नहीं लग रहा है, मामले को जरा गोल करते जा रहे हैं। मुझे लगता है जूही जी को मैं यहाँ शामिल करूं। बहुत साफ तौर पे क्या आपको ये विरोधाभास नहीं दिख रहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार और बीजेपी की सोच अलग है, संघ परिवार अलग सोच रहा है? जूही जी। अजय जी, देखिए, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये तो हम बहुत सालों से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा। हाई कोर्ट का निर्णय भी सबने माना। तो या तो एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं जिनकी बात उनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता है और जो इनके सोशल ग्रुप्स हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं सत्ता में आने के लिए और सत्ता में सक्रिय भागीदारी रखते हैं, इनको प्रधानमंत्री के काम से कोई मतलब नहीं है यह बात की। और अगर प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसके साथ खड़ी है तो इनका कोई भी नेता, इनका कोई भी कार्यकर्ता
करता। अगर प्रधानमंत्री के अलग से कुछ बोलता है या विरोधाभास में कुछ बोलता है तो उसको इनको निकाल बाहर करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की आवाज तो सुनी जानी चाहिए। और जो आरएसएस आज कह रहा है, इसका क्या मतलब है कि अचानक ये समाज का मुद्दा हो गया, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करेंगे? और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं। तो इस पे खुलासा होना चाहिए। जहां तक हमारी बात है, हम शुरू से कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी के लिए मान्य होगा और सभी दल ये कह रहे हैं। जी अजय जी। जी प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब देंगे। क्या प्रधानमंत्री जी आज कमजोर हो गए? ये पहली बार मैं सुन रहा हूं, हालांकि पिछले 50 महीने में। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, विपक्षी कुछ भी कह सकते हैं। विपक्षी तो कहते थे कि मोदी जी की लहर नहीं है, मोदी जी चुनाव नहीं जीतेंगे, मोदी जी अच्छे प्रशासक नहीं है, मोदी जी की राम में आस्था नहीं है। तो तमाम आरोप विपक्ष लगाता रहा है। विपक्ष को आरोप लगाने का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन विपक्ष के इन आरोपों पर जनता विश्वास करती है क्या, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब तक जनता को विपक्ष के किसी आरोप पर विश्वास नहीं। एक बात। दूसरा मुद्दा है कि संविधान की प्रक्रिया के तहत भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण का संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। पालमपुर के अधिवेशन से जो संकल्प है, वही संकल्प आज भी प्रधानमंत्री जी दोहरा रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से जो कल आदरणीय दत्तात्रेय होसबले जी ने कहा, वो इसी बात को स्वीकारा कि प्रधानमंत्री जी जो भारतीय जनता पार्टी के पालनपुर अधिवेशन का संकल्प है उसको दोहरा रहे। तो कोई किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। अब वो भी सब भाई नागरिक संस्था है, समय वो उनका अपना जो संगठन है, उन संगठनों को भारत में अपनी भारत की जो जनता है उसकी जन भावनाओं के प्राकट्य का अधिकार है। वो अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण कर रहे हैं, तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? गौरव जी, प्रधानमंत्री जी कमजोर नहीं है, बल्कि वैसे ही मजबूत हैं और संघ परिवार पूरा उनके साथ खड़ा है। देखिए, संघ और भाजपा दोनों एक ही है। आज ये नई बात इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोगों को भ्रमित करें, क्योंकि इनका जो कहते हैं उसमें कोई विश्वास नहीं। हम शुरू दिन से हम लोग बोलते हैं कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो हम अक्षरशः हम पालन करेंगे। आज ये भी बोलने लगे और अब मार्केट में इनका व्यू ऐसा जाए कि भाई हम तो चाहते थे, तो आरएसएस ने दूसरा राग अलापना चालू कर दिया। अगर ये नहीं होता तो क्या वैद्य साहब में या आरएसएस के कोई नेता में इतनी हिम्मत है कि वो प्रधानमंत्री जी को बोले कि 4 महीने में ये करके दिखा दो? देखो, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज लोगों को भ्रमित करने के लिए ये नया राग अलाप रहे कि मैं ये बोलूंगा, तुम ये बोलना। आपका ना तो राम में विश्वास है, ना राम मंदिर में विश्वास है। अगर होता तो आप भाजपा का जो 7 स्टार मुख्यालय बना उससे पहले राम मंदिर बनता, पर आपने अपने कांग्रेस का तो रोम में विश्वास है, 7 स्टार मुख्यालय का पैसा ले आए, वो बनवा भी दिया। आज आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय याद आ रहे? शर्मानी आपको लिखना चाहिए, अपने पत्र में लिखना चाहिए, आपके मैनिफेस्टो में कि हम मंदिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का जो रिकॉर्ड है वो भ्रमित करते हो। मंदिर वही बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। आप नई बात बोलते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, आपको समझ में आएंगे। अगली बात आपकी पार्टी में राहुल गांधी जैसा नर्सरी का विद्यार्थी अध्यक्ष तो आपका व्यवहार है कि जब भी राम जी का मंदिर बनने का समय आता है, आप माता क्वालिफाई करने की तरह उनको वनवास भेज देते हो। ऐसा विद्यार्थी रवैया देश ने देख लिया है। देश आपको दंडित करेगा। आपसे मंदिर बनवाने की बात की। राजीव जी, मेरे पास वक्त जरा कम है, इसलिए मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं। मैं क्षमा चाहता हूं। शुक्ला जी, राजीव रंजन जी, शुक्ला जी, आपकी लंका हनुमान जी जरूर जलाएंगे। आपने 7 जातियां 6 धर्म बता दिए महावीर बजरंगबली के। जी नहीं, लंका आपकी है, रोम वालों की लंका है। गौरव वल्लभ जी का 1-to-1 ही कराया कीजिए अजय जी। पैनल में बैठने से बड़े नेता है। नहीं, आइए राजीव जी, लगातार ये बोलते रहते हैं। आइए प्लीज जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि देश में संविधान और न्यायपालिका से ऊपर कुछ भी नहीं है। सभी पक्ष उनका सम्मान करते हैं और भारत की जो बहुरंगी संस्कृति है और जो हमारी जन भावनाएं हैं उनके अनुरूप प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है। स्वागत योग्य बयान है। न्यायपालिका के फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए या सभी पक्षों की परस्पर सहमति से इस तरह के फैसले होने चाहिए जी। इसलिए इसमें अगर कोई संगठन कितना भी दबाव क्यों नहीं बना रहा हो, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बयान तो राजीव जी बहुत इसमें सीधा सवाल है कि संघ परिवार 4 महीने का डेडलाइन दे रहा है। ऐसे में ये सरकार के ऊपर दबाव तो होगा, इसको तो आप मानेंगे ना, और आप सहयोगी पार्टी हैं। देखिए पहले सहयोगी पार्टी के हैसियत से तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस जो इस
अरेंजमेंट को हम लोगों ने इसलिए बनाया था कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में जहां वैचारिक मुद्दों पर असहमति होगी, वहां हमारी असहमति के मुद्दों को चिन्हित करके एनडीए उसका सम्मान करेगा। आज भी ये मुद्दा एनडीए का नहीं है। हम विकास विकास और विकास की बात करते हैं। देश की जो जरूरतें हैं उनकी अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री जी को खरा उतरना है। और ये राम मंदिर का मसला पूरी तरह से हमारी आस्था जरूर जुड़ी हुई है, लेकिन न्यायपालिका पर हम सबको भरोसा करना चाहिए और उनके फैसले के बाद ही नवाब मलिक साहब तरह का कोई निर्माण का कार्य संभव है। नवाब मलिक साहब, अब ये जो दो तरह की बातें आ रही हैं, इसका क्या संदेश निकाला जाए और क्या मतलब है इसका, मैं आपसे सीधा समझना चाहता हूं। और फिर आखिरी सवाल सौरभ जी से। नवाब मलिक साहब। नहीं, देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जी बैठे हैं, वो एक संवैधानिक पद पर बैठकर कुछ चीजों से वे बंधे हुए हैं जी, इसीलिए वो जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। याद करना पड़ेगा कि 90 की रथ यात्रा हो या 92 की रथ यात्रा हो, मोदी जी सारथी थे उस रथ के जी। जब मोदी जी को ये पता नहीं था कि मामला न्यायालय में है, तो वो कहीं ना कहीं जो देश का संविधान है, जो जिस पद पर वो बैठे हैं, उस पद ने उन्हें बांध रखा है। जिस दिन विपक्ष में आ जाएंगे फिर वही राग अलापेंगे। बंद करो न्याय का नाटक, जल्दी खोलो जन्मभूमि का फाटक, यही तो राग अलाप रहे थे वो। और अगर 90 के रथ के वे सारथी थे, 92 के रथ के वे सारथी थे, तो उस समय उन्होंने गलती की थी, कम से कम उसके लिए क्षमा तो मांगनी चाहिए इन्हें कि न्यायालय का जो भी फैसला हो उसका इंतजार होना चाहिए। तो उस वक्त गलतियां की है प्रधानमंत्री जी ने। मोदी जी रथ चला रहे थे तो क्षमा मांगे देश से। प्रेम शुक्ला जी, छोड़ा जवाब इसका, मोदी जी क्षमा मांगे। देखिए, क्षमा बाबरीवादियों को मानना चाहिए जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के जन्मभूमि पर बाबर के कलंक वाले ढांचे के समर्थन में खड़े होकर संसद में कहा था कि हम वहां पर बाबर का मकबरा बनवाएंगे। हिम्मत हो, औकात हो किसी की भी तो एक ईंट लेकर आए अयोध्या, तो माफी मांग ले कि हमने गलत काम किया था, संसद को हमने गुमराह किया था। तो संसद में खड़े होकर जिन्होंने बाबर का मकबरा बनाने का संकल्प खाया था, उनको मेरी चुनौती है, उनकी हिम्मत हो, उनमें बल हो तो एक ईंट अयोध्या में बाबर के नाम पर राम जन्मभूमि पर रखकर देख ले, वरना माफी मांग ले कि हमने गलत बात की थी। अब तो राम मंदिर जाकर दर्शन सारे लोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी को माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो बाबरी वादी हैं जिन्होंने इस देश में प्रभु रामचंद्र जी के भव्य दिव्य मंदिर को ढहाकर वहां पर बाबर का कलंकित ढांचा खड़ा किया, उनके समर्थकों को माफी मांगने की आवश्यकता है। आप एक बात आप एक बात आप बताइए ना, मस्जिद कब बनवाने आने वाले हैं गौरव जी? आपके प्रधानमंत्री ने कहा था मस्जिद बनवाने आएंगे अयोध्या में। संसद में राहुल गांधी कब आ रहे हैं कार सेवा करने? अपना बिल लाना था, आप ले आए, ट्रिपल तलाक का बिल ले आए, पर राम जी के बारे में दोहरी नीति, दोहरी बातें। जब विपक्ष में हो तो मंदिर वही बनाएंगे, जब सत्ता में हो तो बोलते हो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाएंगे। अरे 20 राज्यों में आपकी सरकार थी जो आज घट के 15 पे हो गई। केंद्र में आपकी सरकार 7 स्टार अपना ऑफिस बनाओगे, पर राम भगवान का मंदिर नहीं बनाओगे। अरे ये कब तक ड्रामा करोगे? जो देते हो भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ोगे? भगवान श्री राम को धोखा देते हो। चलिए, मैं समझ चाहता हूँ एक आखिरी सवाल डॉक्टर मालवीय से मैं क्षमा चाहता हूँ आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ। आखिरी सवाल डॉक्टर मालवीय से। डॉक्टर मालवीय, क्या आपको इस बात का विरोधाभास स्पष्ट नहीं दिखता? भारतीय जनता पार्टी के कई नेता राम मंदिर निर्माण की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं जो कि एक संवैधानिक स्तर पर बैठा व्यक्ति कहे, संघ परिवार कहता है 4 महीने में मंदिर बनाओ। जाहिर सी बात है बहुत जबरदस्त विरोधाभास है, और ये विरोधाभास क्या आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां विमर्श की पूरी आजादी है, लेकिन उसके साथ ये तय है कि जहां पर आस्था, संस्कृति, सभ्यता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जहां बात है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता इस समाज के। तो मैं आपसे सीधा जानना चाहता हूं, क्या बीजेपी सरकार के साथ सिर्फ 4 महीने का वक्त है? मंदिर नहीं तो सरकार नहीं। मुझे लगता है कि समाज इसको तय कर देगा और सुनवाई होने को है, न्यायालय प्रक्रिया है और मंदिर बन के ही रहेगा, चुनाव से पहले बनना चाहिए। ऐसी उम्मीद और आशा के साथ हम देखते हैं राह। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मंदिर पर राजनीति के अभी कई अध्याय और लिखे जाने बाकी हैं। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। का आरोप लगाया।